गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जर्नल एंट्री पे। और जर्नल एंट्री का एक मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसा ट्रिक जो एक ही वीडियो में आपको सारा का सारा जर्नल एंट्री 11th का कंप्लीट होने का है। इसलिए आप लोग मेरे चैनल से बने रहेंगे और स्टार्ट से लेकर के एंड तक देख करेंगे। तो चलते हैं वो ट्रिक का। तो मैं स्टार्ट से चलता हूं एकदम जीरो से लेकर के हाई लेवल तक आज जर्नल एंट्रीज का हम लोग डिस्कशन करेंगे, ताकि किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं होने वाला। तो चलते हैं एकदम, लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक बुक होती है जर्नल एंट्री के बारे में पहले समझते हैं और किस तरह से करते हैं। वो ट्रिक क्या है जिस पे आज हम लोग फोकस करनी है और एक ही वीडियोज में सारा जर्नल एंट्री को कंप्लीट कर लेनी है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये रहा कोई बिजनेस का ये बुक रहा, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रांजैक्शन होती है, एक ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये रहा ट्रांजैक्शन और इस ट्रांजैक्शन को हम लोग यहाँ पे बुक में लिखते हैं। किसके बुक में? एक बिजनेस के बुक में। सपोज दैट ये बुक्स किसका है? एक्स लिमिटेड का ये बुक है, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को। जब किसी भी ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं डे टू डे, तो उसको क्या बोला जाता है? जर्नल एंट्रीज। इसलिए इस एंट्री को बोला जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जब भी जर्नल एंट्री बनती है तो उसको बोला जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से। जब भी किसी भी ट्रांजैक्शन को, किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को जब हम लोग उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में डे टू डे रिकॉर्ड करते हैं, तो उस रिकॉर्डिंग करने के तरीका के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? जर्नल बोलते हैं, ठीक है। और ये जर्नल जो होती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बेसिस पे बनाई जाती है। और ये जो बुक होती है, ये किसी भी बिजनेस को, ये कई प्रकार की होती है, कई प्रकार के होंगे, कोई एक प्रकार की नहीं होती है। जैसे आपको हो सकती है परचेज बुक हो सकती है, सेल्स बुक होती है, ठीक है। परचेज रिटर्न बुक होती है, सेल्स रिटर्न बुक होती है, ठीक है। एक होती है जर्नल प्रॉपर होती है, ठीक है। उसके बाद और होती है, क्या होगी? कैश बुक होती है, ठीक है। उसके बाद फिर होती है यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल बुक होती है, बिल्स रिसीवेबल। और एक और होती है बिल्स पेबल बुक। काउंटिंग करेंगे कितने प्रकार के, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ माय गॉड! इसका मतलब किसी भी बिजनेसमैन का बुक्स कितने प्रकार के होंगे? तो 8 प्रकार के होंगे। और इन सभी में हम लोग क्या करते हैं? इन सभी में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ये सभी को सभी कितना हो गया? ये बुक्स का टाइप हो गया किसी भी बिजनेसमैन को, क्योंकि ट्रांजैक्शन काफी लार्ज होती है। जितना बड़ा बिग कॉन्सर्न होगा, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, ट्रांजैक्शन उतना बड़ा होगा, उतना कॉम्प्लेक्स होगा। इस कॉम्प्लेक्सिटी को, बर्डन को दूर करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए वो कंसर्न क्या करती है? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को 8 पार्ट में डिवाइड कर देती है। जैसे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर, कैश बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक। और इन सारा जो कंसर्न ट्रांजैक्शन होगा उस बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करती है? वो रिकॉर्ड कर देती है। जैसे परचेज बुक होगी, तब परचेज से रिलेटेड जो भी गुड्स परचेज होगा परचेज बुक में, सेल्स कोई भी गुड्स जब सेल्स होगी सेल्स बुक में, रिटर्न होगी गुड्स परचेज रिटर्न में, जब सेल्स रिटर्न होगी तो सेल्स रिटर्न में, जर्नल प्रॉपर। इन सभी के अपेक्षा जो भी कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, इन तमाम चीजों को हम लोग इतने भागों में बांटते हैं। बट रुकना, आज की क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ हम लोग एंट्रीज कैसे करते हैं उस पे ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर इन टाइप्स ऑफ बुक्स को हम लोग एक अपने जगह रखेंगे और सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कैसे करते हैं उस पे हम लोग बातें करेंगे। और जो भी टर्म एंड कंडीशन है उस पे पहले फोकस करेंगे। अब देखिए, अब आगे मैं बढ़ता हूं। सर आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि रिकॉर्डिंग जो करने की तरीका होती है उसको बोला जाता है जर्नल, ठीक है। और जर्नलाइजिंग, जब किसी भी खातों में बुक्स में जो जर्नल की जाती है उसको जर्नलाइजिंग बोला जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे, उसके बाद फिर आगे लोग चलते हैं। अब ये जो जर्नल करने की तरीका होगा वो 2 प्रकार से होगा। एक तो होगा कि आप इसको रट्टा लगा दो, एक पहले तो होगा ट्रिक, जिसको मैं बोल सकता हूं ट्रिक
और दूसरा होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या समझे, ट्रिक और कॉन्सेप्ट। दूसरा जो मेथड है इसको रट्टा मार लो। तो आप लोग खुद समझो कि आप लोगों को किस तरह में पढ़ाऊं, या तो ट्रिक के जरिए, कॉन्सेप्ट के जरिए, या रट्टा मरवा दूं। दोनों बेसिस से आप जर्नल कर सकते हो। नहीं सर मुझे बता दो ट्रिक के बेसिस, कॉन्सेप्ट के बेसिस। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट के बेसिस चलूंगा। क्यों? क्योंकि जब ट्रिक और कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग चलेंगे तो वो 11th 12 बीकॉम से 1 2 3 4 5 6 8 है। मास्टर्स डिग्री, पीजी, पीएचडी, या जब भी यूजीसी नेट जेआरएफ का जब भी एग्जामिनेशन देंगे या कोई भी कंपटीशन, उन सभी कंपटीशन में ये ट्रिक आपको अप्लाई करेगा और ये काम करेगा। तो चलो सर रट्टा नहीं मरवाओ, ट्रिक के बेसिस और कॉन्सेप्ट के बेसिस पे चलो। ठीक है, तो देखिए जब भी हम लोग जर्नल करते हैं, बनाते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे एक मेथड है क्लियर। क्योंकि देखिए ट्रिक और कॉन्सेप्ट क्या होनी चाहिए, क्लियर। तो देखिए किस बेसिस पे चलेगा, ये क्लियर बेसिस पे। तो देखिए क्लियर, मैं यहां पे लिखूंगा क्लियर, CLEAR, क्लियर। क्लियर, अब ये क्लियर क्या, तो देखिए ये क्लियर को मैं दो पार्ट्स में मैं बांटूंगा। ठीक है, देखिए C फॉर कैपिटल, L फॉर लायबिलिटीज, A फॉर R फॉर रेवेन्यू। ठीक ना, तो मतलब कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू जब इंक्रीज करेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट लिख करेंगे। जब CLR जब डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा तो हम, डिक्रीज करेगा तो डेबिट, इसमें उल्टा होता है, ये डिक्रीज करता है तो इसको डेबिट। और जब ये CLR इंक्रीज करेगा तो हम लोग इसको करेंगे क्रेडिट। CR का मतलब क्रेडिट। यहां पे हम लोग DR फॉर डॉक्टर नहीं समझेंगे, DR फॉर डेटर, CR फॉर क्रेडिटर, मतलब DR फॉर डेबिट और CR का मतलब क्रेडिट। DR फॉर डॉक्टर नहीं, CR फॉर कंपाउंडर नहीं समझिए, क्या समझिए, क्रेडिटर। चूंकि हम लोग कॉमर्स का है, चूंकि अगर दूसरी सब्जेक्ट का होते तो DR फॉर डॉक्टर समझ सकते थे, बट यहाँ पे हम लोग क्या है, कॉमर्स के स्टूडेंट है, इसलिए DR फॉर डॉक्टर, CR फॉर क्रेडिटर्स। DR फॉर डॉक्टर नहीं समझ करके डेटर, CR फॉर कंपाउंडर नहीं समझ करके क्रेडिटर्स समझेंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो क्या समझे, CLR क्लियर में दो मैंने निकाल लिया, CLR मैंने इसको और इसको कट कर लिया। बचा क्या चीज बचेगा बीच में, LE मतलब A फॉर एसेट्स और E फॉर एक्सपेंडिचर। यहां पर C फॉर कैपिटल, L फॉर लायबिलिटी, R फॉर रेवेन्यू। यदि कोई कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू इंक्रीज करती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है, और जब डिक्रीज करती है तो डेबिट होती है। इसके रिस्पेक्ट में जब मेरा एसेट्स और एक्सपेंडिचर जब इंक्रीज करेगा तो डेबिट और डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे आपको दो चीज बच गया, एसेट्स यानी कि एक्सपेंडिचर, और दूसरा बचा एसेट्स, A फॉर एसेट्स। जब ये इंक्रीज करेगा तो मैं इसको क्या करूंगा, डेबिट करूंगा, और जब ये डिक्रीज करेगा तो मैं इसको CR करूंगा, क्रेडिट। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं इस चीज को मिटा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप में आगे बढ़ रहा हूं, और आप लोग अपने नोटबुक पे ये सारा चीजों को नोट करेंगे, ताकि एक अच्छा कॉन्सेप्ट, एक ट्रिक जो है और कॉन्सेप्ट एक क्लियर बेसिस पे आप लोग को क्रिएट हो जाएगा, जिससे कि आप लोग एंट्रीज को अच्छे तरीका से बना सकते हो। अब देखेंगे हम लोग को परफॉर्मा की बात करनी है कि जर्नल एंट्री का परफॉर्मा किस तरह से होती है। तो सबसे पहले परफॉर्मा पे चलेंगे। तो जब भी जर्नल एंट्री बनाएंगे इसका कुछ इस तरह से प्रोफार्मा होगा। ठीक है, ऐसे हम लोग प्रोफार्मा बनाएंगे, क्योंकि ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट पे हम लोग को एक्सप्लेन करनी है। एक इस तरह से होगा, दूसरा कलम, तीसरी कलम। ठीक है, यहां पे एक और इस साइड से कलम होगा। यहां पे मैं लिखूंगा डेट, जो यहां पर डेट मेंशन रहेगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन को जब भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो डे टू डे किस डेट का वो ट्रांजेक्शन है, इसमें मैं डेट लिखूंगा। दूसरा होगा आपको पार्टिकुलर मतलब विवरण। मैं यहां लिखता हूं जर्नल, ये क्या है, जर्नल का
प्रोफार्मा है, लिख देता हूं प्रोफार्मा, ठीक है, या इसी को मैं फॉर्मेट बोल सकता हूं, प्रोफार्मा हो गया। यहाँ पे होगा एल एफ में बोलूं तो लेजर फोलियो, यहाँ पे होगा डेबिट और यहाँ पे होगा क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। पार्टिकुलर में क्या होता है, विवरण होती है, मतलब कोई भी अकाउंट को सबसे पहले क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। जैसे सपोज दैट मैंने राम को पैसा पेमेंट किया, मैं एक फॉर्मेट के तौर पे बना रहा हूं, राम अकाउंट दिया, कुछ इस तरह ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएगी और थोड़ा सा यहां से हटा लूंगा और यहाँ लिखूंगा टू कैश, क्योंकि पैसा जब पेमेंट करूंगा तो, ठीक है। तो जो डेबिट होगा इस डेबिट में चला जाएगा अमाउंट, और उसके बाद ये जो कैश होगा, सपोज दैट यहाँ मैं अमाउंट भी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर 10,000 होगा तो यहाँ पे भी 10,000 क्रेडिट में भी होगा, क्योंकि एक डेबिट होगा तो दूसरा उसके रिस्पेक्ट में क्रेडिट होगा ही। उसके बाद यहाँ पे लिखा जाता है नरेशन, यहाँ पर बीइंग करके, बीइंग जैसे वो मैंने जो एंट्री किया, बीइंग कैश पेड टू राम, क्योंकि मैंने राम को कैश पेमेंट करी, ये नरेशन हो गया, ठीक है। इस तरह से जर्नल का कोई प्रोफार्मा होता है, ठीक है। इस तरह से जितना बड़ा रहेगा उतना लंबा बनते चला जाएगा, क्योंकि प्रोफार्मा में एक ही ट्रांजेक्शन को मैंने लिख के बताया और यहाँ पे डेट हो जाएगा। सपोज दैट ये ट्रांजेक्शन थी 1 जनवरी 2000, सपोज दैट ये 24 चला तो मैं यहाँ लिखूंगा 2024 फर्स्ट, यहाँ पे हो जाएगा 1 जनवरी। तो आई होप कि आपको पता चल गया। लेजर फोलियो में यहाँ पर बाय मैनुअली यहाँ पे कुछ लिखा नहीं जाती है, जो लेजर का फोलियो होती है जितना नंबर कॉलम में वो यहाँ पर मेंशन की जाती है। बट अपने लोग जब बुक्स में लिखते हैं, जब पढ़ाई करते हैं, स्टडीज करते हैं, तो यहाँ पे एलएफ वगैरह नहीं होती है। जब हम लोग मैनुअली टैली पे जब हम लोग काम करते हैं ऑनलाइन, तो वहां पे जब मेंशन करेंगे तो यहाँ पे अपने आप को ये शो करेगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। आई होप कि प्रोफार्मा आपको बातें समझ में आई होगी। अब चलते हैं यहाँ पर डेबिट क्रेडिट कब होगा, किस सिचुएशन में होगा, उस पर मैंने बात करी। अब मैं चलता हूं थोड़ा और टर्म पे। जैसे देखिए, जब भी बिजनेस में हमेशा, जब भी बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो 2 चीजों को हमेशा बात को ध्यान रखना है। क्या क्या नियम आएगा, एक होगा गुड्स, ठीक है, एक होती है गुड्स बिजनेस के लिए और दूसरी होती है एसेट्स, ठीक है, एसेट्स, ठीक है। गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान, और एसेट्स का मतलब संपत्ति। क्या हुआ, ये संपत्ति है, संपत्ति, ठीक है। संपत्ति जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर। मतलब ये कि बिजनेस में संपत्ति का मतलब ये होती है कि जिसका हम लोग ट्रेडिंग नहीं करता है, मतलब बाइंग और सेलिंग करना मेरा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसके अलावा जो भी सामान होती है उसको हम लोग संपत्ति बोलते हैं, एसेट्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कोई सपोज इलेक्ट्रॉनिक का यदि बिजनेस करता है, ठीक ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का जो गुड्स होगा, जो भी आइटम होगी, उन तमाम आइटम को, उन तमाम प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। लेकिन उसके अलावा जैसे क्या होगा, फोन, ये उसके अलावा फैन हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, फर्नीचर हो गया, टेबल हो गया, ठीक है, इन सभी चीजों को हम लोग एसेट्स बोलेंगे, ठीक है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही है। जो भी लॉन्ग टर्म चलने वाली होती है, जिसको हमेशा हम लोग बाइंग सेलिंग नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं एसेट्स, जो बिजनेस को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से रखी जाती है। जैसे अगर मुझे अभी क्लासरूम में सेटअप किया हूं, तो इस क्लासरूम में मेरे लिए जो मार्कर हो गया, गुड्स हो गया, ठीक है, क्योंकि मुझे हमेशा इसका आवश्यकता पड़ेगा। जब तक मैं इसको यूज नहीं करूंगा तब तक मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा सकता हूं। लेकिन मेरे लिए जो व्हाइट बोर्ड है, ये मेरे लिए एसेट्स है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ये मुझे सर्विस प्रोवाइड करती है। मैंने यहाँ पे एक कैमरा लगा रखा हूं, मेरे लिए एसेट्स है। ट्राइपॉड है मेरे पास, ये मेरे लिए एसेट्स है। मोबाइल फोन है, मेरे लिए एसेट्स है। यहाँ पे मैंने फर्नीचर लगा रखा हूं, मेरे लिए एसेट्स है। ये बिल्डिंग मेरे लिए एसेट्स है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। मैं अब आगे बढ़ता हूँ, गुड्स। तो देखिए, जब भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन में गुड्स वर्ड आएगा, शब्द आएगा, यहाँ पर 2 बात होगी, ठीक है ना। या तो गुड्स का सिचुएशन होगा, एक सेलिंग का समय, एक परचेज। जब गुड्स परचेज की बात करेगी, मतलब बाई की, परचेज मतलब खरीदना, ठीक ना। और एक होगा सेल,
होगा सेल्स, ठीक ना, दो बात होगी, ठीक है। या इसको बोला जाता है गुड्स सोल्ड, जब इसको सोल्ड करेंगे सामान को, तो हमेशा याद रखिए जब गुड्स जब परचेज होगी तो गुड्स के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, परचेज्ड अकाउंट, ठीक है, परचेज अकाउंट्स, ठीक है। और जब गुड्स को सोल्ड करेंगे तो उसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट लिखेंगे। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। क्या समझे, गुड्स जहां पे भी आएगा बिजनेस में, किसी भी ट्रांजेक्शन में, जब वो परचेज की समय होगा तो गुड्स के जगह पर क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट। जब सोल्ड होगी वो गुड्स तो सेल्स अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे, हमेशा याद रखेंगे। जब रिटर्न होगी तो परचेज को मैं रिटर्न करूंगा तो परचेज रिटर्न, जब कोई बेचा हुआ गुड्स जब कोई कस्टमर मुझे रिटर्न करेगी तो उसे सेल्स रिटर्न हो जाती है, ठीक है। क्योंकि परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न, इसी के रिस्पेक्ट में उसका रिवर्स है एसेट्स, जब कोई संपत्ति है, ठीक ना, इसको भी बेचा जा सकता है और खरीदा जा सकता है, ठीक है। इसको भी जब मैं क्या करूंगा, परचेज करूंगा, मतलब बाय, परचेज मतलब खरीदना, परचेज करूंगा या इसको मैं सोल्ड करूंगा। कोई संपत्ति भी क्या होगा, परचेज और सोल्ड, ये हमेशा नहीं होता, कभी कभी होती है। तो परचेज के समय मैं क्या करूंगा, एसेट्स अकाउंट का इस्तेमाल करूंगा, एसेट्स अकाउंट, या सोल्ड भी होगा तो उस एसेट्स अकाउंट का ही नेम लिखना है, एसेट्स अकाउंट, ठीक है। क्यों, अब एसेट्स का मतलब क्या होगा, वहां पर नेम हो सकता है। जैसे मैंने प्लांट को बेचा, ठीक है ना, तो बेचने के सिचुएशन हुआ तो भी प्लांट अकाउंट, मैंने प्लांट को परचेज करा तो परचेज के भी समय क्या होगा, प्लांट अकाउंट होगा। आई होप कि आपकी बातें समझ में आ रही है। अगर कोई फर्नीचर में बेचूंगा तो भी लिखूंगा फर्नीचर अकाउंट, जब मैं परचेज करूंगा मैं तो खरीदूंगा मैं तो भी लिखूंगा फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। कोई बुक होगा, बुक को मैं जब सोल्ड करूंगा तो बुक अकाउंट, ठीक है। अगर खरीदूंगा तो भी, बेचूंगा तो भी बुक अकाउंट। मैं जब कोई बिल्डिंग को परचेज करूंगा या सेल करूंगा तो भी बिल्डिंग अकाउंट। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही है। गुड्स के जगह पर सिर्फ क्या होती है, सेल्स और परचेज अकाउंट होती है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर, एकदम मेन मेजर कॉन्सेप्ट पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे, इसलिए आप लोग स्टार्ट से लेकर के एंड तक देखते रहेंगे ताकि आप लोग को एक ही वीडियोज में, एक ही वीडियो में जितने भी जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट है वो सभी को सभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। गुड्स में देखिए ये तो रहा परचेज और सेल होगा, एक और इसमें देखिए कॉन्सेप्ट क्या होगा, थोड़ा और सोचना है। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन होगा कि वो गुड्स क्या होगा, मैं किसी को फ्री में दे दूंगा सैंपल के रूप में। आप देखते होंगे ज्यादातर यदि आप मेडिकल स्टोर में जाएंगे या किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे एमआर आता है, मतलब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आता है, मतलब मेडिसिन रिप्रेजेंट, वो मेडिसिन को रिप्रेजेंट करने का लिए आता है, मतलब वो प्रचार प्रसार करता है, डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि ये डॉक्टर साहब ये मेडिसिन लिखिए, ये बहुत ही इफेक्टिव है। जैसे पैरास्टामोल में बहुत सारी आती है, क्रोसिन आती है, काल्पोल आती है, मेटासिन आती है, ठीक ना, डोलो टैबलेट आती है। तो इसके जगह पे कोई दूसरा पैरास्टामोल जब आएगा तो वो एमआर जो होती है डॉक्टर के पास जाता है प्रचार करने के लिए। क्यों, क्योंकि डॉक्टर ही मेडिसिन के बारे में जानता है, पेशेंट तो जानता नहीं, पेशेंट को सिर्फ जानता है कि मुझे फीवर है, फीवर के लिए डॉक्टर के पास जाएगा, मुझे मेडिसिन लेनी है, तो डॉक्टर के काम है कि कौन सा मेडिसिन उसको सजेस्ट करेगा। तो इसलिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक अपॉइंट होती है और वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को प्रचार करता है। वो बताता है कि मैंने सपोज दैट पैरास्टामोल में उन्होंने कोई टैबलेट का इस्तेमाल किया, पाम, चाहे मान के चले पारा, कोई पैरास्टामोल में एक न्यू मेडिसिन रिसर्च हुआ जिसका नाम था पारा, वो क्या करेगा, उस डॉक्टर को फ्री में दे देगा। तो देखिए वो भी गुड्स है। क्यों, क्योंकि मेडिसिन के लिए, मेडिकल स्टोर के लिए, कोई फार्मासी कंपनी के लिए क्या हुआ, जो मेडिसिन है उसके लिए क्या हुआ, गुड्स हुआ। तो वहां पे भी हम लोग को परचेज और सेल्स का ही इस्तेमाल करनी है, वहां पे उस पैरास्टामोल की नाम इस्तेमाल नहीं करनी है। तो खुद देखिए, तो इसको बोला जाता है फ्री सैंपल। एक तो ये सिचुएशन, दूसरा ये सिचुएशन हो सकती है वो गुड्स क्या हो जाएगा, चोरी हो सकता है, थेफ्ट। जैसे कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव चला और रास्ते में उसका बैग गायब हो गया, चोरी हो गया बाय थेफ्ट के थ्रू, तो वहां पे भी तो गुड्स ही बोला जाएगा, वो तो सामान है नहीं उसके लिए संपत्ति तो है नहीं, तो वहां पे भी वो क्या करेगा, परचेज का ही इस्तेमाल करेगा। हमेशा याद रखिए, चाहे वो चोरी हो जाए, गुड्स के जगह पे हमेशा आपको कंसेप्ट बना के रखना है, जब भी इस्तेमाल करनी है तो परचेज अकाउंट ही लिखनी है। चाहे गुड्स परचेज होके आए, चोरी हो जाए, किसी को मैं फ्री में बांट दूंगा, ठीक है,
या कोई जल जाएगा तो भी उसको परचेज ही बोला जाएगा, गुड्स नहीं बोला जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जब वो गुड्स सोल्ड होगा तभी वहां पर सेल्स अकाउंट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं जब यहाँ पे आता हूं तो आप देखिए मैं एक इंट्रीज का एग्जांपल लूंगा, ये सब ग्राफ भी आप लोग देखते रहेंगे। जैसे कोई गुड्स, ठीक है, गुड्स देखेंगे सोल्ड, ठीक है, गुड्स सोल्ड, ठीक है, गुड्स जब सोल्ड हुआ, एक चीज और याद रखेंगे, एक और कॉन्सेप्ट, यहां तक समझ गए। एक और बात है, किसी भी ट्रांजैक्शन में जब नेम का इस्तेमाल होगा तो उसको सोचेंगे क्रेडिट पे वो ट्रांजैक्शन हो रही है। जब कोई ट्रांजैक्शन में क्वेश्चन साइलेंट है या फॉर कैश बोला है तो समझेंगे वो ट्रांजैक्शन कैश में हो रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि कहीं पे लिखता है गुड्स, गुड्स सोल्ड, ठीक ना, रुपीज सपोज दैट 1000, इस तरह से लिखा हुआ है। कहीं पे लिखा हुआ है गुड्स, ठीक ना, सोल्ड, ठीक ना, फॉर कैश रुपीज 1000, कहीं पर लिखा हुआ है गुड्स, ठीक ना, सोल्ड फॉर चेक रुपीज 1000, कहीं पे लिखा हुआ गुड्स, गुड्स सोल्ड टू रामू रुपीज 1000। तो देखिए ये जो ट्रांजैक्शन हुआ यहां पर क्या समझे कि गुड्स सोल्ड कुछ नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है, ये है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, यहां पर कैश बोल दिया, गुड्स सोल्ड फॉर चेक। तो हमेशा याद रखेंगे जब क्वेश्चन में कैश बोले, चेक बोले या क्वेश्चन साइलेंट रहे तो यहां पर इस्तेमाल करेंगे कैश या बैंक का नेम, ठीक है। अब बोलिए कि सर क्या दोनों में से कोई एक इस्तेमाल? हाँ, आप कैश या बैंक दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। बट हमेशा याद रखेंगे जब गुड्स सोल्ड फॉर चेक बोल दिया गया तो ओनली और ओनली हम लोग बैंक का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने किसी से गुड्स परचेज करा या सोल्ड करा, ठीक ना, तो वो पैसा क्या हो रहा है, वो बैंक के माध्यम से ट्रांजैक्शन हो रही है, तो वो पैसा कहां चल जा रही है, बैंक में जा रही है। इसलिए बैंक में ही बैलेंस या तो बढ़ेगी या घटेगी, तो क्या होगा, बैंक का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जब कोई नेम आ गया जैसे गुड्स सोल्ड टू रामू, इसका मतलब तो पैसा नहीं आया, ये हुआ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही, एकदम इंटरेस्टिंग क्लासेज है, एकदम एक ही वीडियोज में आज हम लोग जर्नल एंट्री के सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। देखते रहेंगे कैसे बनता है, एकदम वन बाय वन करके हम लोग समझेंगे और एक ही वीडियोज में आज हम लोग एंड ही कर देना है। देखिए गुड सोल्ड फॉर रुपीज, इतना ये समझ में आ गया। कैश ट्रांजैक्शन, बैंक की ट्रांजैक्शन कैसे होगी, गुड सोल्ड फॉर चेक करेगा तो बैंक होगी, गुड सोल्ड टू रामू, यानी कि जब नेम मेंशन होगा किसी का तो क्रेडिट होती है ट्रांजैक्शन, ठीक है। जैसे एग्जांपल में पेश करता हूं, सपोज दैट अगर मैं आपको बोलूं कि जाओ और 2 मार्कर परचेज करके लाओ, मैंने राम को बोला, सपोज दैट एक राम है, मैंने राम को बोला कि जाओ और मार्केट से एक मार्कर लेके आओ रामू को, और मैंने उसे 100 रुपया मैंने दे दिया। फिर मैं दूसरा जो राहुल था, ठीक ना, राहुल को मैंने बोला कि जाओ और एक दुकान से एक मार्कर लेके आओ, मैंने उसको पैसा नहीं दिया। तब खुद सोचो, जब ये राम जाएगा रामू मार्केट में और ये मार्कर कहीं से भी परचेज करके लाएगा और 100 रुपया देगा, तो दुकानदार क्या करेगा, मार्कर देगा और रामू से 100 रुपया लेगा और बाय बाय कर देगा। लेकिन जब राहुल जाएगा मार्केट में और मार्कर लेगा और 100 रुपया उससे दुकानदार मांगेगा, तो उसके पास तो कैश होगा नहीं, तो उससे पूछेगा कि आप कौन हो, ठीक ना, उसका नेम पूछेगा, तो उसको बताना पड़ेगा ये मार्कर जो है डॉक्टर एसके सर का है, ठीक है। तो वहां पर देखिए क्या होगा, नेम का इस्तेमाल होगा, क्यों, क्योंकि उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करनी है उसका नेम को, तभी तो वो क्या करेगा, हमसे तगादा करेगा, अदरवाइज वो कैसे हमसे मांग सकता है पैसा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो हमेशा समझेंगे जब भी कोई ट्रांजेक्शन में नेम हो तो वो क्या होगी, क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन होगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस चीज को मिटाता हूं, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अब मैं कुछ ट्रांजेक्शन लेके आता हूं, ठीक है, और उस ट्रांजेक्शन पे हम लोग इंटरेंज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट होगा, बिजनेस स्टार्टेड
रुपीज 20,000। देखिए बिजनेस स्टार्ट होगी रुपीज 20,000 से, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, मैंने बताया था जब कैपिटल इंक्रीज करेगा तो हमेशा याद रखेंगे जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट में जब हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, लिखते हैं जिस कंपनी में, तो उस कंपनी यदि पैसा लगाती है तो उसका नेम कभी नहीं लिखा जाता, क्योंकि उसका अपना ही बुक्स ऑफ अकाउंट है तो वो अपना नेम क्यों लिखेगा। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी पैसा ओनर लगाती है तो उसको कैपिटल बोला जाता है। तो कैपिटल क्या है, जब बढ़ रही है बिजनेस में तो जब कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। मैंने बताया था कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू मतलब इनकम इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, सीआर होगा, जब डिक्रीज होगा तो डीआर होगा। एसेट्स और एक्सपेंडिचर जब इंक्रीज करेगी तो डेबिट होगी और जब डिक्रीज करेगी तो सीआर होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, बिजनेस स्टार्ट किया गया, इसका देखिए ट्रांजेक्शन का इंक्रीज क्या होगा, कैपिटल इंक्रीज कर रही है तो देखिए इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, सीआर होगा, ठीक है। दूसरा उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, जैसे ही बिजनेस स्टार्ट किया गया तो बिजनेस में कैश आता होगा, तो कैश क्या हुआ, इंक्रीज किया। कैश क्या है, तो देखिए एसेट्स एक संपत्ति है, तो जब संपत्ति इंक्रीज करती है तो डेबिट, इसका मतलब इसका एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 20,000 से मैं इसको एंट्री कर दूंगा, ठीक है। हाँ सर बहुत आसान चाहिए क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा देखिए गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड रुपीज 2,000। तो देखिए गुड्स जैसे सोल्ड होगा, जैसे सामान बेचा, तो ये डिसाइड करनी है आपको और ये समझनी है कि ये एंट्री जो है, ये ट्रांजैक्शन जो हो रही है कैश में हो रही है या क्रेडिट में हो रही है। तो देखिए क्या कहीं पे किसी का नेम मेंशन है, नहीं है, इसका मतलब कैश में हो रही है। इसका मतलब जैसे ही मैं सामान बेचूंगा तो क्या होगा, पैसा आएगा, तो जब कैश एक संपत्ति है बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो मैं इसको क्या करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। दूसरा क्या होगा इसके रिस्पेक्ट में, जैसे सामान बेच रहे हैं, सामान जा रहा है, तो मैंने बोला था बेचने के समय क्या होगी, गुड्स के जगह पर सेल्स होगा। देखिए लिखा हुआ सोल्ड करूंगा तो क्या होगा, सेल्स अकाउंट होगी। अब सेल्स क्या है, रेवेन्यू है, इनकम है, इनकम इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसका मतलब टू सेल्स अकाउंट, देखिए एकदम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। कितना होगा, तो 2,000 है, 2,000 से यहां पर मेंशन करूंगा 2,000, ठीक है। अब तीसरा मैं एंट्री लेके आता हूं, कंप्यूटर सोल्ड रुपीज 5,000। अब देखिए ये कंप्यूटर सोल्ड किया गया, तो क्या कंप्यूटर गुड्स है, नहीं, क्योंकि गुड्स का जिक्र नहीं किया, कंप्यूटर कोई एसेट्स है। जब कोई एसेट्स बिकेगा या खरीदा जाएगा तो उस एसेट्स के जगह पर एसेट्स ही लिखा जाएगा। तो आप सोचिए जब कंप्यूटर बिक रहा है तो कंप्यूटर क्या है, एक एसेट्स है। जब एसेट्स घटेगा, क्योंकि बिकेगा तो जाएगा, तो ये घटेगा। जब एसेट्स घटती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। देखिए लिखा हुआ ना, एसेट्स जब डिक्रीज होगी तो सीआर होगा। दूसरी बात, जैसे ही कंप्यूटर को सोल्ड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कैश आएगा, क्योंकि नेम कहीं पे है नहीं है, क्योंकि ये कैश में ये ट्रांजेक्शन है, तो पैसा आएगा। तो एक क्या होगा, एक कैश जो होगा इंक्रीज किया संपत्ति, या दूसरा संपत्ति घटा, जो बढ़ा उसको मैं डेबिट करूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट और टू कंप्यूटर अकाउंट, ठीक है। कितना होगा, तो 5,000, ठीक है, 5,000। एक बार मैं ऑन कैमरा देख ले रहा हूं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ सर ऑन कैमरा एकदम क्लियर है। ये हो गया 5,000, एकदम चलते एकदम इजी वे से। अब देखिए इसी में रहा था गुड्स सोल्ड टू रामू रुपीज 1,000। अब देखिए सबसे पहले ट्रांजेक्शन को क्या देखना है, क्रेडिट में हो रहे हैं या कैश में ट्रांजेक्शन। तो ये ट्रांजेक्शन क्या है, क्रेडिट में है। क्यों, क्योंकि यहां पर नेम मेंशन हो गया। क्योंकि देखिए क्या लिखा, गुड्स सोल्ड टू रामू रुपीज 1,000। इसका मतलब ये उधार ट्रांजेक्शन
हो रही है, क्रेडिट पे है, इसका मतलब यहाँ पर कैश का कोई जिक्र नहीं है। तो आप समझते हैं गुड्स है तो गुड्स के जगह पर क्या होती है, मैंने बोला था सोल्ड हो रही है, तो सोल्ड के समय गुड्स के जगह पर क्या लिखूंगा, सेल्स, मतलब सेल्स, ठीक है, सेल्स अकाउंट। सेल्स क्या है, इनकम रेवेन्यू में घटेगा तो क्रेडिट होगा। दूसरा रामू, तो अब यदि मैं कैश में बेचता तो कैश को मैं डेबिट करता, लेकिन रामू ने लिया है इसलिए मैं रामू को डेबिट कर दूंगा। और मैं बताऊंगा रामू को क्यों लिखा गया, ये क्या है। तो देखिए पहले लिखिए रामू, रामू अकाउंट डेबिट 1000 टू, तो क्या हो जाएगा, सेल्स, सेल्स अकाउंट कितना होगा 1000। देखिए रामू इसलिए हुआ, हमेशा याद रखेंगे बिजनेस में दो बातें होती है, एक होती है क्रेडिटर, एक होती है डेटर, ठीक ना। तो देखिए जो ये बिजनेस जब है तो जिससे हम लोग सामान बेचेंगे क्रेडिट पे, सोल्ड करेंगे क्रेडिट पे, उसको बोला जाता है कस्टमर, ठीक ना। खुद सोचिए जब भी सामान हम लोग बेचते हैं नगद या उधार तो क्या होते हैं वो कस्टमर, उसी कस्टमर को हम लोग क्या बोलते हैं, जब उधार देते हैं तो उसको डेटर बोला जाता है, हमेशा याद रखेंगे क्या होता है डेटर। तो डेटर मेरा एक प्रकार के क्या है, संपत्ति है, एसेट्स है। क्यों, क्योंकि यदि मैं उधार उससे बेचता तो कैश आता, वो एसेट्स हुआ। यदि मैंने उसे नगद क्रेडिट पे बेच दिया उधार के रूप में, तो वो जो पैसा उसके यहाँ पड़ा हुआ है तो वो भी तो मेरे लिए एसेट्स है, लेकिन उसको न्यू वर्ड है बिजनेस में डेटर। हमेशा याद रखिए जिस कस्टमर से हम लोग उधार बेचते हैं गुड्स, उसको क्या बोला जाता है, डेटर। और जिस जगह से, जिस सप्लायर से हम लोग उधार गुड्स खरीदते हैं क्रेडिट पे, उसको क्या बोला जाता है, क्रेडिटर। जो क्रेडिटर एक लायबिलिटीज होती है और डेटर मेरा क्या होती है, संपत्ति होती है। तो देखिए डेटर एसेट्स, एसेट्स बढ़ा तो क्या होगा, डेबिट। तो यहाँ पे रामू क्या है, मेरे लिए डेटर है, क्योंकि रामू एक कस्टमर है जिसको मैंने उधार सामान दिया हो। तो बिजनेस के भाषा में उस कस्टमर को डेटर बोला जाता है, ठीक है। आई होप आपको बातें समझ आ रही होगी। और जहां से जिस सप्लायर से हम लोग उधार खरीद करके लाएंगे उसको बोला जाता है क्रेडिटर। और क्रेडिटर क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। क्यों, क्योंकि लायबिलिटीज का मतलब ड्यू टू अदर, किसी दूसरे को देना है। डेटर का मतलब होता है ड्यू फ्रॉम अदर, किसी अदर से लेनी है, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। बिजनेस में क्या समझे, जहां से क्रेडिट पे परचेज करेंगे या उस परचेजर को क्या बोलेंगे, उस सेलर को, जहां से हम लोग परचेज किए क्रेडिट, वो सेलर हो गया हमारे लिए, तो वो मेरे लिए कस्टमर क्रेडिटर है। दूसरी बात वो मेरे लिए सप्लायर है, वो मेरे लिए लायबिलिटीज है। इसलिए लायबिलिटी है कि मेरा उत्तरदायित्व बन रहा है कि उससे मैं उधार लाया हूं तो मुझे पैसा पेमेंट करनी है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इन द सेम वे, ठीक है, गुड्स परचेज, गुड्स परचेज रुपीज 5000, इसका क्या एंट्री होगा। तो देखिए जैसे ही परचेज करेंगे तो कैश क्या होगा, जाएगा, क्योंकि ये तो कैश में ट्रांजैक्शन है, क्योंकि नेम का जिक्र नहीं है, ये कैश ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर क्या होगा, पैसा जाएगा पॉकेट से। तो कैश जब घटेगा मतलब एसेट्स घटेगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। जैसे सामान बेच रहे तो मैंने बोला था गुड्स के जगह पे परचेज की सिचुएशन में परचेज होगा, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि परचेज माने खरीदना, खरीद रहे हैं तो खर्चा आ रहा, खर्चा जब बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। देखिए यहाँ पर बढ़ेगा तो डेबिट, तो क्या होगा, परचेज, परचेज अकाउंट बीआर टू कैश अकाउंट, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी ट्रांजेक्शन समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर मैं बढ़ूंगा, ठीक है। अब देखेंगे यहां पे क्या हो गया, रामू, ये हो गया डेटर। तो बिजनेस में देखिए क्या होता है, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि इसके यहाँ पैसा डूब भी सकता है। हो सकता है मैंने यहाँ पे 1000 रुपया को मैंने सामान को बेचा, और हो सकता है 800 रुपीज उन्होंने देगा और 200 हमसे नहीं देगा। क्या हो सकता है मैंने जिससे बेचा वो बेचारा इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, मतलब कंगाल हो गया। अब उसको तो लड़ाई झगड़ा तो कर सकता हूं नहीं, क्योंकि बिजनेस में पैसा चलती नहीं है, एक सिस्टम है, वो सरेंडर बोल जाएगा, सरेंडर, कि भाई अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं 800 रुपया से ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। तो बिजनेस की भाषा में उस पैसे को क्या बोला जाता है, बैड डेट। हमेशा याद रखिए जो पैसा डेटर नहीं दे पाती है या उसके यहाँ डूब जाती है उसको क्या बोला जाता है, बैड डेट। क्या समझे, बैड डेट मतलब डूबट ऋण, क्या समझे, बैड डेट, ठीक है। बैड डेट हमेशा याद रखिए, कौन सा पैसा है,
जो ये कस्टमर उधार लेगा और कुछ पैसा डुबा लेता है, नहीं दे पाएगा, तो बिजनेस की भाषा में उसको क्या बोला जाता है, बैड डेट। मैं अब इस पे कंसेप्ट में मैं आता हूं, मैं पहले इसको मिटाऊंगा, उसके बाद में बढ़ूंगा आगे। तो मैं अब आगे बढ़ता हूं, मैं इस चीज को मिटाता हूं, क्योंकि आप लोग को समझ में आ गया होगा सारा कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि मैंने कुछ जर्नल एंट्री भी बना दिया, तो कुछ कॉन्सेप्ट और बिल्ड हो गया होगा, रिवीजन भी हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अब मैं चलता हूं थोड़ा सा बैड डेट की ओर, बैड डेट रिकवरी पे मैं चलूंगा। अब देखेंगे क्या होगा। कभी कभी क्या होता, जैसे ये तो एक्स लिमिटेड का मैंने एग्जाम्पल लिया, ये एक्स लिमिटेड कुछ गुड्स सोल्ड करेगा, क्या करेगा, ये सोल्ड करेगा, सोल्ड क्या, सोल्ड टू रामू, ठीक है। ये बेचा ₹1000 का, ठीक है। अब क्या होगा, ये ओनली रिकवर्ड ओनली, या सपोज दैट इसको मैं बोलूंगा पेड, ये क्या करेगा, पेमेंट करेगा 900 पेड एंड फुल सेटलमेंट, अब देखिए एक्स लिमिटेड ने रामू से ₹1000 का गुड्स बेचा था और उन्होंने 900 पेड किया एंड का था फुल सेटलमेंट हो गया। बेचारा सरेंडर बोल गया कि मैं अब इससे ज्यादा दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं देने में असमर्थ हूं, अनेबल हूं। अब ये एक ट्रांजेक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए क्या होगा, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे ही बेचा था तो मैंने क्या बताया था, बेचने के समय क्या एंट्री क्या होगा, रामू डेटर है एक्स के लिए, क्या क्या होगा, रामू अकाउंट डेबिट, ठीक है। और 2 सेल्स अकाउंट होगा, क्या होगा, क्योंकि सेल्स रेवेन्यू है तो उन्होंने सेल्स को क्रेडिट क्या होगा, ठीक है, कितना से, 1000 से, ठीक है। अब रामू पे तो उम्मीद है एक्स लिमिटेड को मुझे 1000 देगा, लेकिन उन्होंने क्या किया है, ओनली और ओनली क्या दिया, 900। तो देखिए जब पैसा कलेक्शन होगा तो देखिए फिर ये कैश को डेबिट करेगा, क्योंकि कैश बढ़ेगा तो कैश अकाउंट क्या करेगा, ये डेबिट करेगा, ठीक है। लेकिन कैश तो आया 900, इसलिए वो लिखेगा 900 रुपीज, ठीक ना। टू रामू देने वाला है तो वो आप पेमेंट कर दिया, तो जब घटता है एसेट, अब तो रामू खत्म होगा, एसेट घट गया, तो इसको मैं 1000 से क्रेडिट ही करूंगा, क्योंकि 1000 से मैंने डेबिट किया था, तो उसका अकाउंट को क्लोज करनी होती है, हमेशा याद रखेंगे। जितना से मैं डेबिट करूंगा उतना ही उसके अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ता है, नहीं तो अकाउंट ओपन ही रह जाएगा। क्योंकि ये फुल सेट, ऐसा भी नहीं बोला है कि 1000 रुपए में बाद में दूंगा, ये कहता कि 900 लो और मैं एक सब बाद में दूंगा, तो सीधे लिखता कैसे अकाउंट डेबिट टू रामू अकाउंट 900। लेकिन उन्होंने बोला कि भाई साहब अब मुझसे तो पैसा होगा नहीं, तब उसके अकाउंट तो क्लोज करना पड़ेगा ना, नहीं तो ओपन रहेगा तो क्या होगा, फिर से 100 रुपया का तैयार करने के लिए पहुंच जाएगा उसका कोई स्टाफ। तो इसको क्या करेगा, जो पैसा डूबा इसको एंट्री करेगा बैड डेट अकाउंट डेबिट, देखिए कितना से, 100 रुपया से, ठीक है। देखिए इसी को बोला जाता है कंबाइंड जर्नल एंट्री। कॉन्सेप्ट क्लियर। इसका मतलब बैड डेट को सीधे कोई एंट्री बोलेगा, बैड डेट ₹100 रुपया, उसका एंट्री क्या होगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। अगर नाम कोई नहीं बताया तो कहेगा बैड डेट था रामू के हाथ, क्या होगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रामू अकाउंट, ठीक ना। सिंपल से कोई यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि 100 रुपया बैड डेट का क्या एंट्री होगा, तो बैड डेट क्या हुआ, खर्चा हुआ, तो बैड डेट को मैं डेबिट करूंगा, और टू डेटर अकाउंट, टू डेटर घटेगा तो क्रेडिट कर दूंगा, ठीक ना। चल जाओ, तो इस तरह से हो गया। अब देखिए कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन होती है, ये बेचारा बहुत ही ईमानदार निकला और फिर इन्होंने पुनः 100 रुपया नहीं दे पाया था, इनके पास हो गया और 50 रुपया इन्होंने क्या किया, फिर जाकर के पेमेंट कर दिया ईमानदारी पूर्वक कि भाई साहब आप मेरे पास 50 रुपया हो गया, मैं आपको पैसा देना चाहता हूं, क्योंकि मैं तो उस समय असमर्थ था इसलिए मैंने नहीं दे पाया। तो हमेशा याद रखेंगे जब ये पैसा देगा, इसका अकाउंट तो क्लोज हो चुका है, अब इसका तो नाम कहीं पे है ही नहीं, तो इस नेम को देखिए एक व्यवसाय के भाषा में बोला जाता है बैड डेट रिकवर, बैड डेट
रिकवर, ठीक ना, रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। क्या समझे? जब कोई पैसा डूबा हुआ, यदि उस बिजनेसमैन को पैसा रिसीव्ड होती है, कलेक्ट होती है, तो उसको क्या बोला जाता है? बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। क्यों? क्योंकि मैंने जब पैसा डूब गया था तो मैंने उसको लॉस मान लिया। अब जब वो पैसा आ गया तो मुझे इनकम मानना पड़ेगा, ठीक है। चूंकि वो मेरे लिए इनकम है, लेकिन उसका नाम नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि उसका नाम को तो मैंने कट कर दिया। मैंने तो अब सेटिस्फाइड हो गया कि भाई वो तो अब पैसा देने में असमर्थ है, अब उससे पैसा मांगना तो फालतू की बात है, टाइम का भी बर्बादी है, टेंशन है। तो देखिए, जब ये पैसा देने आएगा तो कैश आ रहा है, इसलिए एसेट्स बढ़ रहा है, इसको मैं क्या करूंगा? कैश अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। कैश अकाउंट डीआर 50 रुपीज, और टू करूंगा बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। कितना? 50 रुपया से, ठीक है। क्योंकि कैश आया, एसेट्स बढ़ा, इसलिए मैं डेबिट कर दिया। और बैड डेट रिकवर्ड, ये इनकम हुआ, क्योंकि बैड डेट जब एक्सपेंस होती है तो रिकवर क्या हुआ? मेरे लिए इनकम हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को। अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर जाऊंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग को आज वन शॉट में पूरी वीडियोज को जर्नल एंट्री को कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब मैंने एंट्री समझ चुका हूं, जब गुड्स सोल्ड होगा, गुड्स परचेज होगी, जब उधार में होगी, कैश में होगी, इन सारा चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जब एसेट्स बिकती है, परचेज होती है, तो उसका क्या एंट्री होता है, ये भी समझ में आ गया। जब बैड डेट की बात होगी, ये भी बातें समझ में आ गई। अब देखिए, गुड्स क्या होगा जब थेफ्ट हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, यहाँ पर या फ्री सैंपल। यहाँ पर देखिए, एक एंट्री में बता रहा हूं, गुड्स लॉस बाय फायर, ठीक ना, या गुड्स गिवन फॉर फ्री सैंपल, ठीक ना। देखिए, कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट होगा। क्या है? गुड्स लॉस बाय फायर, या गुड्स गिवन फॉर फ्री सैंपल, या गुड्स गिवन फॉर चैरिटी, इस टाइप से होगा, जिससे कि गुड्स का नुकसान हो जाएगा। तो देखिए, गुड्स के बारे में मैंने बताया था, जब भी गुड्स होगा तो परचेजिंग होगी, ठीक ना। गुड्स के जगह पर सिर्फ से और सिर्फ जब सेल होगी तो सेल्स अकाउंट का जिक्र की जाती है। अब यहाँ पे तो सेल्स है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगी? परचेज होगी। दूसरा क्या होगा? उसके रिस्पेक्ट में चूंकि ना पैसा आ रहा है ना जा रहा है, ठीक है, परचेज हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे वो गुड्स का वैल्यू था 2000, ये बिकने रहा या खरीदा नहीं, मतलब 2000 के सामान था, जो या तो लॉस हो गया फायर के द्वारा, मतलब आग में जल गया, या मैंने 2000 को सामान किसी को फ्री सैंपल में दे दिया। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे तो एमआर आता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आता है, और फ्री में डॉक्टर को मेडिसिन दे देती है। तो कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरर किया है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने में तो उसको कॉस्टिंग लगा है, तो उसके लिए तो वहां पे नुकसान है, तो उसको लॉस मानता है, पीएल अकाउंट उतना एडजस्ट की जाती है। तो इस तरह सिचुएशन होगी। तो देखिए, वो क्या करेगा? कोई भी लॉस बाय फायर से अगर हुआ तो उसको डेबिट करेगा, क्योंकि खर्चा है। फ्री सैंपल में दे देगा, वो भी उसके लिए खर्चा है, तो खर्चा बढ़ती है तो क्या होगा? डेबिट होगा, ठीक ना। तो क्या करेगा? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, या फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू क्या होगा? परचेज अकाउंट, चूंकि इसको रिस्पेक्ट में तो एक को क्रेडिट करना ही पड़ेगा, टू परचेज अकाउंट, ठीक है। कितना? 2000 है, कोई एक ही एंट्री होगा, 2000 मान के चलिए भी था, 1000 के मान के चलिए 1000 का फाइट से चला गया, 1000 का उन्होंने फ्री सैंपल में दे दिया, 1000 में यहाँ लिख दूंगा और ये लिख दूंगा 2000, ठीक है, 1000 का था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। परचेज को मैंने यहाँ पर क्रेडिट इसलिए क्या, क्योंकि मेरा परचेज क्या हुआ? गुड्स डिक्रीज कर रहा है, ठीक ना, यहाँ पे बढ़ नहीं रहा है। ये सामान मैंने जो खरीदा था वो अब जा रहा है, क्योंकि इतना का सामान तो घटेगा, जब आया होगा परचेज करके तो इतना डेबिट था, अब इतना मैंने क्रेडिट कर दिया, तो ऑलरेडी डेबिट क्रेडिट एडजस्ट हो जाती है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से हम लोग जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। अब देखेंगे, कभी कभी ऐसा भी होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो खैर उस पर मैं आज फोकस नहीं करूंगा, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स यहाँ पे देखिए। अब देखेंगे ट्रेड डिस्काउंट एक होती है, ठीक है, एक होती है कैश डिस्काउंट, ठीक है।
तो देखिए ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होगा कैश डिस्काउंट, यानी कि टीडी और सीडी। देखिए ट्रेड डिस्काउंट जो होती है इसका कोई एंट्री नहीं किया जाता है, नो एंट्री, ठीक है। और जो कैश डिस्काउंट होती है इसको होता है एंट्री होती है, एंट्री होती है। ट्रेड डिस्काउंट जो होती है ये जो होती है ऊपर से ही ये डिस्काउंट करके दिया होता है कि ये कस्टमर को डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप एक स्टूडेंट हो, तो जब भी आप मार्केट से बुक परचेज करने के लिए जाते हो तो देखेंगे बुक में क्या होते हैं 20%, 30% डिस्काउंट देती है वो जो रिटेलर होती है वो, और वो रिटेलर जहां से लाया होगा होलसेलर से, तो होलसेलर वाला भी उसको दिया होगा एक्स्ट्रा में वो, तो जो एक्स्ट्रा होती है उसको ट्रेड डिस्काउंट बोला जाता है, ठीक है। इसका किसी प्रकार की इंक्रीज नहीं की जाती है। लेकिन अगर कैश डिस्काउंट होती है तो वहां पे इंक्रीज होती है, वो सेल प्रमोशन के लिए किया जाता है, मतलब सेल को बढ़ाने के लिए, ये हमेशा होती है कैश ट्रांजेक्शन के लिए होती है, ठीक ना। और ट्रेड डिस्काउंट नगद लीजिए या उधार लीजिए, कैश लीजिए या क्रेडिट पे लीजिए, उस सभी के लिए होती है ट्रेड डिस्काउंट। वो कस्टमर को ऊपर से जहां से मैन्युफैक्चरिंग होती है वही उसके लिए फायदा देती है, ठीक ना, जो ईच एंड एवरी कस्टमर को वो दिया ही जाएगा फायदा। लेकिन कैश डिस्काउंट जो होती है अपने सेल को प्रमोशन करने के लिए वो रिटेलर स्पेशल देती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप जाएंगे और बोलेगा दुकानदार कि आप यदि एक बार में, ठीक ना, अगर 5 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, 10, 20 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी यानी कि बल्क के रूप में लोगे तो मैं आपको 2% दूंगा डिस्काउंट अलग से, ठीक ना, कैश के रूप में। तो ये जब भी होगी तो कैश डिस्काउंट कैश के सिचुएशन होती है, या जब वो उधार बेच देगा और कहेगा यदि आप कैश के रूप में दे रहे हो पैसा तो आपको मैं 2% से डिस्काउंट दूंगा, कौन सा, कैश डिस्काउंट, तो उसका एंट्रीज होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे गुड्स सोल्ड रुपीज 1 लाख, ठीक है, 2, 3, 4, 5 एंड ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है। तो देखिए जनरल एंट्री क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन में क्या देखते हैं, वो या तो कैश ट्रांजेक्शन है या तो क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन है। तो ये तो कैश ट्रांजेक्शन है चूंकि किसी का नेम का जिक्र है नहीं। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं जब सामान बेचा तो सेल्स अकाउंट होती है चूंकि गुड्स की जगह पे, बट यहाँ पर कैश आ रही है तो एसेट जब इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, डेबिट होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, कैश अकाउंट DR, ठीक है। अब कितना, जितना कैश आएगा उतना, ठीक ना, टू सेल्स अकाउंट, ठीक ना। तो देखिए कितना होगा, तो 1 लाख का मैंने गुड्स बेचा था, 1 लाख का, इसमें से मैं पहले लेस करूंगा TD, ठीक ना, एट द रेट ऑफ कितना था, 10%। 10% 1 लाख कितना होगा, 10,000 होगा, तो ये होगा 90,000 हुआ, ठीक है। अब इस पे होगा कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ कितना, 5% था, तो कितना होगा, 9×5=4500, ठीक है। तो ये हो जाएगा 85,500, यानी कि 85,500 कैश देगा और 45 रुपया डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक ना। तो कैश में मैं क्या लिखूंगा, 85,500 रुपीज, ठीक ना। उसके बाद कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये दिखाना पड़ेगा, ये इसके लिए एक्सपेंस हुआ, अपने प्रॉफिट से वो एडजस्ट करेगा, मतलब इसको इतना प्रॉफिट गिर गया, कम हुआ, ठीक है। ये हो जाएगा 90,000, ठीक है। क्योंकि सेल्स क्या गया 1,90,000 का, उन्होंने 45 रुपया उसको डिस्काउंट कर दिया, मतलब छोड़ दिया, मतलब ये कि मार्जिन उसको उतना से कम गया, ठीक है। इसलिए उन्होंने डिस्काउंट दिखाया, तभी जाकर के प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट करेगा। ये हो गया। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर में बढ़ूंगा, इन सभी को मैं मिटाता हूं। जो भी चीज है
जर्नल एंट्री में क्या क्या हो सकती है, उन तमाम कॉन्सेप्ट पे मैं आज जिक्र कर रहा हूं। इसलिए मैं स्टार्ट में बोल दिया था कि स्टार्ट से लेकर एंड तक आप लोग बने रहेंगे, ताकि ईच एंड एवरी एक ऐसा ऐसा मैं ट्रिक बताऊंगा कॉन्सेप्ट, ताकि आप लोग को जो भी कॉन्सेप्ट होगा एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखेंगे, जब कोई गुड्स या कंप्यूटर बेचेंगे, जैसे फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज, ठीक ना, फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख, ठीक ना, सोल्ड फॉर रुपीज 80,000। अब देखिए, इस सिचुएशन में भी कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई सामान ज्यादा मूल्य का होती है और उसको हम लोग कम मूल्य में बेच देते हैं। अक्सर ये फिक्स एसेट्स में होती है, क्योंकि यहाँ देखिए फर्नीचर लिखा हो, कोई गुड्स नहीं है, तो फर्नीचर मेरे लिए क्या है, संपत्ति है। तो संपत्ति में अक्सर देखिए ऐसा होता है कि 1 लाख का संपत्ति है, सिचुएशन हुआ तो हम लोग 90,000 में बेच देते हैं। कभी कभी ऐसी होती है सिचुएशन कि 1 लाख की संपत्ति है, उसे हम लोग 2 लाख में बेचते हैं, 1.5 लाख में बेचते हैं, 1,10,000 पे बेचते हैं, 1,20,000 में बेचते हैं। मतलब एवं बेच सकते हैं, या कम पे बेच सकते हैं, या इक्वल प्राइस में बेच सकते हैं। तो देखिए इस सिचुएशन में क्या होगा, फर्नीचर मेरे लिए क्या है, एसेट्स है, मैं सोल्ड कर रहा हूं, तो क्या होगा, संपत्ति घटेगा, इसको मैं क्रेडिट करूंगा। इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, कैश आएगा, तो कैश को मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या होगा, टू होगा फर्नीचर अकाउंट। ठीक है ना। अब देखिए फर्नीचर तो था, जितना मैंने बताया था कोई भी अकाउंट का डेबिट उतने से क्रेडिट, तो फर्नीचर तो 1 लाख का था, मैं 1 लाख लिख दिया। लेकिन कैश में द्वारा 80,000 लिखा, लेकिन डेबिट क्रेडिट तो इक्वल हुआ नहीं। इसका मतलब ये हुआ, इट मींस कि उस बिजनेस कॉन्सर्न को 20,000 से नुकसान हो गया, यानी कि लॉस हो गया। तो लॉस हुआ तो यहां पर मैं लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना से, 20,000 से। ठीक है, क्या हुआ, नुकसान हो गया। हमेशा याद रखेंगे, जब भी कोई एसेट्स मैं लेस कॉस्ट पे बेचूंगा, लोअर देन कॉस्ट प्राइस, तो नुकसान होगा। जब एबव कॉस्ट प्राइस से जब मैं सोल्ड करूंगा तो प्रॉफिट होगा। जैसे देखिए पहला सिचुएशन ये हुआ, सिचुएशन 1। दूसरा ये भी हो सकते हैं कि इससे बेसिस में बिक सकता है, जैसे फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख, ठीक ना, सोल्ड फॉर रुपीज 1,20,000। तो देखिए यहां पे भी क्या है, कैश ट्रांजेक्शन है। तो देखिए फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख, सोल्ड फॉर रुपीज 1,20,000। यहां पे देखिए क्या होगा, पैसा मेरे को आ रहा है 1,20,000, बट वो फर्नीचर की प्राइस था 1 लाख। तो फर्नीचर को तो मुझे क्रेडिट उतना ही से करना होगा, ठीक ना, और कैश तो जितना आ रहा है उतना होगा। तो यहां पर क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, कितना आएगा कैश, 1,20,000। ठीक है, और 2 क्या होगा, फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर का प्राइस कितना था, कॉस्टिंग, तो फर्नीचर कॉस्टिंग था, फर्नीचर अकाउंट अपने लोगों को कितना था, 1 लाख का था, तो यहाँ पे होगा 1 लाख। ठीक है, अब ये तो डेबिट क्रेडिट इक्वल हुआ है, इसका मतलब ये हुआ प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हुआ तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक ना, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, कितना से, 20,000। इट मीन्स ये हुआ कि जब भी जर्नल एंट्री बनाएंगे तो जब भी प्रॉफिट होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे, जब भी लॉस होगा तो डेबिट। ऐसे भी देखिए मैंने एंट्रीज में भी लिखवाया था, रेवेन्यू मतलब क्या, प्रॉफिट, रेवेन्यू इंक्रीज करते हैं तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। देखिए यहाँ पर रेवेन्यू इंक्रीज, यहाँ पर क्या था, इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट करते हैं। जब रेवेन्यू मतलब इनकम मेरा घटती है, ठीक ना, तो मैं उसे डेबिट करता हूं। देखिए यहाँ पर नुकसान हो गया, इसका मतलब मेरा फायदा घटा, इसलिए मैंने इसको डेबिट कर दिया। आई होप कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं और एक चलता हूँ कॉन्सेप्ट में, पहले मैं एक वीडियो देखता हूँ कि आप लोगों तक क्लियर दिखाई दे रही है। हाँ सर, क्लियर दिखाई दे रही है। मैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ता हूँ। इन सभी कॉन्सेप्ट को आप लोग नोटबुक में लिखते चलेंगे, ताकि क्या होगा, एक ही वीडियो से, वन शॉट वीडियो से आपका टोटल जर्नल एंट्री क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
और नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड जो भी इंक्रीज होगा मैं उस पर फोकस करूंगा। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। मैं चलता हूँ, अपने माइंड में कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते चलिए ताकि एग्जामिनेशन किस समय है आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्या होगा, कुछ सामान है जैसे गुड्स सोल्ड टू रामू रुपीज 1 लाख and paid immediately rupees 80,000। देखिए क्या था, गुड सोल्ड टू रामू रुपीज 1 लाख एंड पेड इमीडिएटली रुपीज कहते 80,000। पहले एक बार मैं कैमरा देखता हूँ, क्या इतना बड़ा राइटिंग दिखाई दे रही है? हाँ सर दिखाई दे रही है। तो देखिए गुड्स सोल्ड हुआ कितना का, 1 लाख रुपया को, ठीक ना। और क्या किया, 1 लाख का और इमीडिएटली उसे 80,000 पेमेंट कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि नेम आ गया तो उधार है कहीं ना कहीं, लेकिन इस बात का भी जिक्र है कि उन्होंने इमीडिएटली पेमेंट किया कितना, 80,000। तो इसका मतलब उन्होंने कैश भी दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने 1 लाख रुपया का सामान परचेज करा और 80,000 पेमेंट किया। इसका मतलब 20,000 रुपीज उधार रखा, ठीक है। इसका देखिए इंक्रीज कैसे हुआ, गुड्स सोल्ड है तो सोल्ड मैंने बताया तो गुड्स के जगह क्या लिखा जाएगा, सेल की सिचुएशन, सेल्स अकाउंट, ठीक है पहली बात। दूसरा, कैश जमाएगा तो उसको डेबिट। रामू के यहाँ उधार जा रहा है तो उसको भी डेबिट करूंगा क्योंकि रामू मेरे लिए क्या है, कस्टमर्स है, डेटर है। तो ये डेटर एक एसेट्स होती है, जब इंक्रीज करती है तो क्या होगा, डेबिट होती है। तो यहाँ कैश अकाउंट डेबिट होगा और रामू अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या एंट्री होगा, रामू अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो सेल्स मैंने कितना करी, 1 लाख, तो मैं सेल्स में लिख दूंगा 1 लाख रुपीज, 2 3 4 5। पैसा कितना आया, 80,000, तो मैं कैश में लिख दूंगा 80,000। उधार इसका तो कितना बचा, 20। देखिए रामू में 20 चला गया। मैंने ऐसे भी बताया था जब किसी का नेम होगा, नेम का जिक्र, इसका मतलब उधार। देखिए रामू के नेम में कितना आ गया, 20,000, ये इसके लिए बकाया। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। इसी में देखिए और बड़ा क्या हो सकता था कि गुड्स सोल्ड टू रामू रुपीज 1 लाख एंड इमीडिएटली पेड फॉर कैश रुपीज 60,000 एंड बाय चेक 20,000। इसका मतलब उन्होंने कैश भी दिया और कुछ चेक भी दे दिया। तो एक और कॉन्सेप्ट बढ़ता, जैसे मैं यहां पर लिखूंगा गुड्स सोल्ड टू रामू रुपीज 1 लाख, ठीक ना, पेड फॉर कैश 60,000 एंड बाय चेक रुपीज कितना होगा, 20,000। देखिए यहां पर ये कहता है रामू को मैंने सामान बेचा 1 लाख का और उन्होंने पेमेंट किया फॉर कैश 60,000 और बाय चेक के थ्रू कितना, 20,000। तो देखिए सेल्स जैसे वो तो रहेगा एकदम नॉर्मल। पहले देखिए जब भी इंक्रीज होगा तो नॉर्मल सोचा जाता है, नॉर्मल कि मैंने सामान बेचा तो सेल्स अकाउंट हुआ तो सेल्स को क्रेडिट करनी है। मैंने कुछ उधार बेचा तो उस कस्टमर्स का नेम को डेबिट करनी है। कुछ पैसा आया कैश तो कैश को भी डेबिट करनी है। कुछ पैसा मेरा बैंक में चला गया तो बैंक को भी डेबिट कर दो, सिंपल सी बात है। और डेबिट क्रेडिट देखेंगे इक्वल हो रही है क्या नहीं। तो देखिए रामू को मैंने सामान बेचा उधार, एक रामू तो डेबिट होगा ही इसी एंट्री के अकॉर्डिंग। रामू अकाउंट दिया, कैश दिया तो हाँ कैश दिया तो कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट। कुछ पैसा उन्होंने बैंक में दिया तो फिर हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू क्या हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट होगा, ठीक है। सेल्स में कितना था, 1 लाख, तो मैं 1 लाख यहां लिख दूंगा, ठीक है।
उन्होंने चेक से कितना दिया 20, तो मैं 20,000 लिख दूंगा, ठीक है। उन्होंने कैश कितना दिया 68,000, तो मैंने 60,000 लिख दिया। इसका उधार कितना रखा, तो 20,000 उधार रखा। देखिए हो गया, 1,00,000 रुपया कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप कि इस तरह से आपको जर्नल एंट्री समझ में आ गया। वन शॉर्ट वीडियोस थी, एक ही वीडियो में मैंने सारा जर्नल एंट्री के कंसेप्ट आप लोगों तक पहुंचाने की और सिखाने की मैंने कोशिश किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। थोड़ा भी अगर कुछ कंसेप्ट बचा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर कुछ ये कंसेप्ट रह गया, तो मैं उस कंसेप्ट पे मैं वीडियो लेके आऊंगा। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।